अभी हम रिवीजन करेंगे टाइप नंबर 1 से लेके टाइप नंबर 15 तक चैप्टर नंबर 1 का। ये हमारा पूरे चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन होगा आज ही में, केवल एक दिन में पूरे चैप्टर का रिवीजन। तो देखिए इसमें मेन मेन चीज क्या थी हमारी चैप्टर में, उसी को देखते हैं। देखिए बेटा, क्लियर दिख रहा है आप सबको? कोई भी एक बच्चा माइक ऑन करके बताओ, क्लियर दिख रहा है? हाँ सर। चलिए, if two positive integers p and q are written in the form of this, p को लिखा गया हमारा, सर देखिए, हाँ बोलो बेटा। सर आपको व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा? व्हाइट बोर्ड नहीं यस दिख रहा? सर। चलो नहीं बेटा, दिख दोबारा रहा। नहीं दिख रही सर, दोबारा करते हैं। देखो बेटा, अब व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस सर। चल यस सर। देखिए बेटा, टाइप नंबर 1 जो हमने कराया था आपको, उसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन करवाए थे कि P की वैल्यू दे रखी है हमें, Q की वैल्यू दे रखी है, SCF निकालना है या LCM निकालना है। तो इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था क्या? देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं हम रिवीजन। अगर P की वैल्यू हमें A की पावर 7, B की पावर 2, C की पावर 8, जबकि Q की वैल्यू हमें B की पावर 5, C की पावर 2 और D की पावर 3 दे रखी है, और R और दे रखा है मेरे को। R दे दिया हमें C की पावर 2 और D की पावर 2, कोई भी वैल्यू दे सकता है वो। तो हमने देखा यदि हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम की फुल फॉर्म होती थी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है छोटा, सबसे छोटा मल्टीपल निकालना। लेकिन जब हम एलसीएम निकालेंगे तो पावर लेंगे बड़ी वाली। ये ध्यान रखना, उल्टा करते हैं हम। नाम तो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लेकिन पावर बड़ी वाली लेनी है। ये मैंने बता दिया था।
अभी आज की क्लास में बहुत सारे नए बच्चे जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं पूरा का पूरा सारे टाइप्स को, जो 15 टाइप्स है मेरे, उन्हें रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, तो इसमें हमें दिया गया था कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है एलसीएम का फुल फॉर्म, लेकिन हमें लेनी होती है पावर कौन सी, बड़ी वाली, जब एलसीएम निकालना है। तो इस क्वेश्चन में यदि हमें एलसीएम निकालना है तो हमें पावर लेनी है बड़ी वाली। हमने देखा पहले ये क्वेश्चन हमारा बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस कैसे बनाते हैं वो देखिए। बैलेंस बनाएंगे हम कैसे? सबसे पहला काम, यहां a की पावर 7 आ रही है, इस बी क्यू वाले में a की पावर नहीं आ रही, तो हमने a की पावर 0 लिख दिया, क्योंकि हमें पता है किसी भी रियल वैल्यू की पावर यदि 0 आ रही है तो उसका मतलब 1 होता है। इसी तरह नीचे वाले यहां पर सी वाले आर वाले में भी ए नहीं आ रहा, तो हमने ए की पावर 0 लिख दिया। इसके बाद बी देखा, यहां पर हमारा बी आ रहा है, देखो ब्लैक से कर देता हूं, इसमें भी बी आ रहा है, लेकिन आर वाले में बी नहीं आ रहा, तो इसलिए इसमें लिख दिया हमने बी की पावर 0। तीनों में बी आ गया। अब देखा फर्स्ट वाले में सी आ रहा है, सेकंड वाले में भी सी आ रहा है, थर्ड वाले में भी सी आ रहा है, तो यहां तक सी तक तो बैलेंसिंग हो गई। अब देखा सेकंड वाले में डी आ रहा है, फर्स्ट वाले में डी नहीं आ रहा, तो इसलिए डी की पावर 0 लिख दिया। डी जो है हमारे सेकंड वाले में आ ही रहा था, थर्ड वाले में भी आ गया। अब ये पूरा क्वेश्चन हमारा जो है बैलेंस क्वेश्चन बन गया। अब इसके बाद यदि मैं इसका एलसीएम या एचसीएफ निकालूंगा, मेरा कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। तो ध्यान रखें, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप है वो ये है। तो अब हमने एलसीएम में देखा हमें बड़ी पावर लेनी है, तो यहां पे देखा a की पावर 7 आ रही है, यहां पर a की पावर 0 आ रही है, और यहां पर a की पावर 0 आ रही है, तो a की सबसे बड़ी पावर मानी जाएगी a की पावर 7। इसी तरह हमने b को देखा, यहां b की पावर आ रही है 2, यहां b की पावर आ रही है 5, यहां b की पावर आ रही है 0, तो b की जो बड़ी पावर मानी जाएगी वो मानी जाएगी b की पावर 5। अब हमारा नंबर आया c का। c को देखा हमने, c पर फर्स्ट वाले केस में पावर आ रही है हमारी 8, सेकंड वाले केस में c की पावर आ रही है हमारी 2, और थर्ड वाले केस में c की पावर आ रही है 2। तो हमें तो बड़ी पावर ढूंढनी है। अब बताओ मुझे 8 बड़ा है कि 2 बड़ा है? तो आप कहोगे कि 8 बड़ा है। जब ये 8 बड़ा है तो हमने इसको लिख दिया c की पावर 8। अब बच गया हमारा d। अब d को देखा हमने, इसके लिए दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहां पर d की पावर आ रही है 0, यहां पर d की पावर आ रही है 3। ये ज्यादा डार्क हो गया। देखिए सबसे पहले केस में d की पावर हमारी आ रही है 0, यहां पर d की पावर आ रही है हमारी 3, यहां पर d की पावर आ रही है 2। तो d की पावर यदि मैं बड़ी वाली पूछूं आपसे, तो आप बताओगे कि d की पावर 3 बड़ा है।
तो इस तरह से हमारा एलसीएम निकल गया। इसी क्वेश्चन में वो हमसे एचसीएफ भी निकलवा सकता था। एचसीएफ किस तरह से निकालेंगे? एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो यहां पर देखा ये आ रहा है हाईएस्ट, लेकिन क्योंकि उल्टा करते हैं हम, तो इसलिए हमने छोटी पावर देखी। अब देखो यहां पर a की पावर 7 आ रहा था, यहां पर a की पावर 0 आ रहा था, यहां पर a की पावर 0 आ रहा था, तो a की पावर छोटी वाली मानी जाएगी a की पावर 0। यहां b की पावर 2 आ रहा है, b की पावर 5 आ रहा है और b की पावर 0 आ रहा है, तो छोटी पावर मानी जाएगी b की पावर 0। यहां पर c की पावर 8 आ रहा है, यहां c की पावर 2 आ रहा है, यहां c की पावर 2 आ रहा है, तो c की पावर 2 छोटी पावर मानी जाएगी। यहां d की पावर 0 आ रहा है, d की पावर 3 आ रहा है और d की पावर 2 आ रहा है, तो d की पावर छोटी मानी जाएगी d की पावर 0। इसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई किया। किसी की पावर 0, यदि रियल नंबर की पावर 0 आ रही है तो हम कह सकते हैं कि ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये c का स्क्वायर आएगा, ये भी 1 आएगा। तो जब इनको मल्टीप्लाई किया तो एचसीएफ निकल के आ गया मेरा c का स्क्वायर। एलसीएम निकल के आया था मेरा a की पावर 7, b की पावर 5, c की पावर 8 और d की पावर 3। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? यदि किसी बच्चे को परेशानी है तो वो एक और बताना। अपना बेटा स्पीकर ऑन करके अपना माइक ऑन करके पूछ सकता है। सर ये वाला बताना, एचसीएफ वाला। कौन सा वाला? एचसीएफ वाला सर। एचसीएफ में होता है बेटा, फुल फॉर्म होती है इसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन पावर लेते हैं छोटी वाली। यहां पे मैंने लिख रखा है एचसीएफ में छोटी वाली पावर लेते हैं, जबकि एलसीएम में हम बड़ी वाली पावर लेते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है हमें। जब तक हम इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी हमेशा। तो हमने देखा, मैं दोबारा से p को लिख देता हूं। p लिखा हुआ है a की पावर 7, b की पावर 2, c की पावर 8 और d की पावर 0, जबकि q लिखा हुआ था b की पावर 5, c की पावर 2, d की पावर 3, a की पावर 0। r लिखा हुआ था मेरा c की पावर 2, d की पावर 2, a की पावर 0, b की पावर 0। ये मेरी बैलेंस इक्वेशन है। सभी में a आ रहा है, सभी में b आ रहा है, सभी में c आ रहा है और सभी में d आ रहा है। तो अब मैंने ये देखा कि सबसे पहले a की मुझे छोटी पावर लेनी है, छोटी पावर। तो a की पावर 7 आ रहा है, यहां पर a की पावर 5 आ रहा है, सॉरी a की पावर 0 आ रहा है और यहां पर a की पावर 0 आ रहा है। तो जो a की पावर जो छोटी वाली मानी जाएगी वो मानी जाएगी a की पावर 0। इसी तरह अब मैंने देखा b की पावर यहां पे 2 आ रही है, यहां b की पावर 5 आ रही है, यहां b की पावर 0 आ रही है, तो b की पावर छोटी वाली मानी जाएगी b की पावर 0। इसी तरह अब हम c की छोटी पावर ढूंढेंगे। इसके लिए हम ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो देखो c की पावर 8 आ रही है, यहां c की पावर 2 आ रही है, यहां c की पावर 2 आ रही है, तो c की जो छोटी पावर मानी जाएगी वो मानी जाएगी c की पावर 2। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने लिया कलर, चलिए इसे देखते हैं।
यहां पर d की पावर 0, यहां पर d की पावर 3, यहां d की पावर 2। तो d की हाईएस्ट, सॉरी, लीस्ट पावर, d की अगर लीस्ट पावर देखेंगे तो ये बन जाएगा d की पावर 0। हमें बता रखा है किसी भी रियल नंबर की पावर यदि 0 आ रही हो तो उसको हम 1 लिख सकते हैं। 6th क्लास में बताया गया था हमें। तो उस आधार पर a की पावर 0 को 1, b की पावर 0 को 1, c की पावर 2 को c की पावर 2, d की पावर 0 को 1, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया, c स्क्वायर का 3 बार 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा HCF निकल के आ गया c स्क्वायर। देखो बेटा ध्यान से, समझ में आया कि नहीं? देख लीजिए बेटा जल्दी से। अभी भी यदि किसी बच्चे को परेशानी है तो मैं दोबारा बताऊं। चलिए, इसका मतलब सभी को समझ में आ गया। अब आते हैं हम टाइप नंबर 2 में। मैं अब उस आधार पर नहीं बता रहा जिस आधार पर मैंने क्वेश्चन आपको कराए थे। अब केवल मैं इस आधार पर बता रहा हूं कौन सा टाइप कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके आधार पर। मान लीजिए ए दे रखा है हमारा 2 की पावर 5, 3 की पावर 8। बी दे दिया हमारा 7 की पावर 3 और 2 की पावर 2। उसने कहा इसका एलसीएम भी निकालना है और इसका एचसीएफ भी निकालना है। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, लेकिन टाइप चेंज क्यों हुआ? वहां पर वेरिएबल्स आ रहे थे, कांस्टेंट आ रहे थे, यहां न्यूमेरिकल वैल्यूज आ रही हैं। करने का तरीका सेम, करने के तरीके में कोई चेंज नहीं। देखिए, मैंने देखा पहले इक्वेशन को बैलेंस बनाता हूं। इक्वेशन को बैलेंस बनाने के लिए मैंने यूज किया ग्रीन पेन। देखिए यहां पर 2 आ रहा है, यहां पर भी 2 आ रहा है, तो इसका मतलब 2 को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, 2 की पावर 0। यहां 3 की पावर 8 आ रहा है, यहां 3 आ ही नहीं रहा, तो इसलिए यहां पे लिख दिया 3 की पावर 0। यहां 7 की पावर 3 आ रहा है, लेकिन ऊपर 7 नहीं आ रहा है, तो ऊपर लिख दिया 7 की पावर 0। अब इसके बाद एलसीएम का मतलब होता था लीस्ट, लेकिन हमें लेनी है पावर कैसी? बड़ी पावर। तो अब हमने देखा यहां पे 2 की पावर 5 आ रहा है, ये 2 की पावर 5 आ रहा है हमारा, और जबकि ये 2 की पावर 2 आ रहा है। तो इसमें जो बड़ी पावर मानी जाएगी वो मानी जाएगी 2 की पावर 5। अब देखा 3 के लिए मार्कर चेंज कर देते हैं। 3 में यहां पे आ रही है 8 पावर, यहां पर 3 में आ रही है 0 पावर, तो बड़ी पावर मेरी क्या मानी जाएगी? 3 की पावर 8। यहां 7 की पावर 0 आ रही है, ये 7 की पावर 0 आ रही है, यहां 7 की पावर 3 आ रही है, तो बड़ी पावर 7 की मानी जाएगी मेरी 7 की पावर 3। इस तरह ही फॉर्म में, इसी फॉर्म में हमें आंसर को छोड़ देना है। इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में, इसी फॉर्म में आंसर दे रखा होगा। अगर ये छोटी वैल्यूज आएंगी बहुत ज्यादा, तो हमारा जो आंसर है हो सकता है सॉल्व करके दे दिया हो। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आंसर किस फॉर्म में दे रखा है, उसी फॉर्म में हमें लास्ट में आंसर को निकालना है। तो हमने एचसीएफ को देखा। एचसीएफ निकालने के लिए हमें लेनी है छोटी पावर। नाम तो यह है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पर पावर लेनी है छोटी। तो यहां देखा हमने
दोबारा से लिख देता हूं मैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। ए दे रखा था हमारा 2 की पावर 5, 3 की पावर 8। जब मैंने इसे बैलेंस किया था तो 7 की पावर 0 और आ गया। 7 की पावर 3, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0। अब मैंने इसको मिलाया, मैंने देखा यहां 2 की पावर 5 आ रही है, यहां 2 की पावर 2 आ रही है। एचसीएफ में लेते हैं हम छोटी पावर, तो इसलिए हमें लेना पड़ेगा 2 की पावर 2, छोटी पावर है। अब हमने लिया ये 3 की पावर ली, यहां 8 आ रही है, यहां 0 आ रही है, तो 3 की बड़ी पावर क्या मानी जाएगी? 3 की पावर 8। सॉरी, हमें लेना है इसमें छोटी पावर। देखिए, अगर छोटी पावर लेनी है तो 3 की पावर 8 और 3 की पावर 0 में छोटी जो पावर आएगी हमारी, वो हमारी आएगी 3 की पावर 0। इसी तरह से जब हमने 7 को देखा, यहां पर 7 की पावर 0 आ रही है, यहां 7 की पावर 3 आ रही है, तो इसमें जो छोटी पावर मानी जाएगी 7 की, वो मानी जाएगी 7 की पावर 0। मैं पहले बता चुका हूं, यदि रियल नंबर की पावर 0 आ जाए तो उसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। तो इस आधार पर ये तो 2 की पावर 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो इसे कह सकते हैं 2 की पावर 2। क्योंकि ये छोटा नंबर है इसलिए आंसर 4 भी आ सकता है। आंसर में देख लेंगे 4 लिखा है या 2 की पावर 2 लिखा है, जिस फॉर्म में भी आंसर लिख रखा है आंसर को हम लिख देंगे। समझ में आ गया टाइप नंबर 2? यदि किसी बच्चे को परेशानी है तो अपना माइक ऑन करके पूछ ले। इसका मतलब किसी को परेशानी नहीं है। अब आते हैं हम टाइप नंबर 3 पे। देखिए बेटा, टाइप नंबर 3 क्या कहता है? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो टॉपिक जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी के आधार पर आज डिवीजन कर रहा हूं मैं टाइपों का। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्वेश्चन इस तरह से होगा, विदाउट डिवाइड, विदाउट एक्चुअल डिवाइड हमें पता करना है कि जो संख्या है वो टर्मिनेटिंग होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी, रिपीटिंग होगी या नॉन रिपीटिंग होगी। हमारा जो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन था उसमें केवल उसने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग पूछा था, लेकिन अब हमने इसमें नॉन रिपीटिंग और डाल दिया। देखिए, जैसे एग्जांपल देखिए, कोई क्वेश्चन दे दिया हमें, सिक्स अपॉन 100, और इसे चेक करवा रहा है वो, क्या ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्या ये रिपीटिंग होगा कि नॉन रिपीटिंग होगा। अब चेक करते हैं इसको। मैंने कहा था इन क्वेश्चनों में, फिर दोबारा से नोट कर लो, कि हमेशा सबसे पहला काम लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमें कंसेप्ट लगाना है। हिंदी में लिख दिया मैंने इसीलिए कि इस बात को कहीं भूल ना जाओ। ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात है टाइप नंबर 3 की।
तो अगर इसे भूल गए आप तो मामला खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट किया, 2 से काटा 3 टाइम्स, 2 से काटा 50। तो अब क्वेश्चन जो बन गया हमारा वो 3/50 बन गया। अब कंसेप्ट क्या कहता था टर्मिनेटिंग के लिए, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए? जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर का मतलब नीचे वाला, हिंदी में बात करते हैं ऊपर अंश होता है और नीचे हर। तो हम ये कह सकते हैं डिनोमिनेटर या हर, या हम सीधे सिंपल शब्द में याद करें नीचे वाला। तीनों में से किसी भी तरह आप याद कर सकते हो। तो नीचे वाला जो संख्या दे रखी है, ये संख्या 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म में है, तो हमारी संख्या हमेशा टर्मिनेटिंग होगी। यदि 2 और 5 को छोड़कर अन्य कोई प्राइम नंबर आ जाए, तो हमेशा जो हमारा आंसर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बस मेन चीज याद रखनी है, आफ्टर लोएस्ट टर्म, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये जो कंसेप्ट दिखना है, प्राइम नंबर जो है 2 भी है 5 भी है, इसीलिए इसमें लिखा है 2 और 5 को छोड़ के बाकी कोई भी प्राइम नंबर आ जाता है अगर नीचे, तो ये मान के चलिए वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और यदि वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये मान के चलो रिपीटिंग तो होगा ही होगा, ये फिक्स है। क्योंकि ऊपर जो नंबर दे रखा है ये हमेशा P/Q की फॉर्म वाला नंबर दिया जाएगा। जब ये नंबर P/Q के फॉर्म में है तो ये इसका मतलब ये रेशनल है। और रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती थी? अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो हमेशा रिपीटिंग होगा, या इसका अपोजिट, यदि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है तो वो हमेशा नॉन रिपीटिंग होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये कंसेप्ट मैंने पहले नहीं बताया था, ये कंक्लूजन है हमारा, इसलिए इसे लिख लो। अगर कोई रेशनल नंबर दे रखा था हमें, यदि कोई रेशनल नंबर दिया है, और ये कैसे पता करेंगे कि वो रेशनल है? मतलब P/Q के फॉर्म में नंबर दे रखा है, इसमें Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। P और Q को प्राइम इंटीजर देखो या मत देखो तब भी रेशनल हो जाएगा। तो यदि कोई नंबर हमारा रेशनल है और उसमें उसने पूछा है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यदि उसका आंसर टर्मिनेटिंग आता है तो वह हमेशा नॉन रिपीटिंग होगा। इसका अपोजिट, यदि आंसर नॉन टर्मिनेटिंग आता है, ये बेटा किसी बच्चे ने अपना माइक ऑन कर दिया, माइक बंद करो। यदि आंसर नॉन टर्मिनेटिंग आता है तो हमेशा रिपीटिंग होगा।
मतलब दोनों में से एक बार नॉन जरूर आएगा। देखो ध्यान से, यहां पर टर्मिनेटिंग में नॉन नहीं आया, तो इसका मतलब नॉन आ गया रिपीटिंग में। यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग आ गया, नमक पहले से ही आ गया, तो यहां पर हमारा नन नहीं आया, मतलब नॉन नहीं आया। मतलब नॉन इसे इसलिए बोलते हैं कि मैंने याद करने का एक तरीका बनाया है इसका। नॉन रिपीटिंग का मतलब हो गया एक बार इसके अंदर हमने नमक डाल दिया, सब्जी बना रहे हैं घर में और हमने एक बार नमक डाल दिया। देखो यहां पे हमने केवल एक ही बार तो नमक डाला है इसमें, इधर तो डाला नहीं, तो सब्जी अच्छी बनेगी, तो इसलिए ये रेशनल। यहां पे देखो इधर हमने नमक डाल दिया, इधर नमक नहीं डाला, तो इसका मतलब सब्जी अच्छी। लेकिन यदि किसी केस में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ जाता है तो वो रेशनल नंबर नहीं बनता, वो बन जाता है इरेशनल नंबर। और क्योंकि ऊपर जितने भी क्वेश्चन दिए थे वो सारे के सारे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में दे रखे थे, इसलिए हमने कह सकते हैं कि ये रेशनल तो होगा। जब रेशनल होगा तो हमेशा अगर टर्मिनेटिंग निकला तो नॉन रिपीटिंग लिख देंगे, अगर नॉन टर्मिनेटिंग निकला तो रिपीटिंग लिख देंगे। बस ये कंसेप्ट याद रखें, नोट कर लो बेटा इस कंसेप्ट को, ये मैंने क्लास में पहले नहीं कराया था। सभी बच्चे 1 मिनट का टाइम मिलता है, जल्दी से नोट करो। सर कर दिया। ये जो मैंने ब्लैक कलर से लिखा है ये कंसेप्ट अभी कराया है, ये उस समय नहीं निकाला था। ये हमारा कंक्लूजन है, कोई फॉर्मूला नहीं है। केवल क्वेश्चन को देख के हमें ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, हमारा सही आंसर आ जाए, उसके लिए हमने एक कंक्लूजन निकाल के रख लिया। अभी भी बेटा 2-3 बच्चों ने माइक ऑन कर रखे, बंद करो। ये कौन बच्चा है बेटा, ये सुन ही नहीं रहा। सर दीप। अभी मैं चेक करता हूँ। सर जी दीपक नाम है, दीपक। दीपक बेटा मेरी आवाज सुन रहा है? दीपक है या दीप लिखा हुआ है इसमें? तो सर दीप है, दीप। 10th रोल नंबर 10, 10th ए का रोल नंबर 10। बेटा माइक ऑफ करो अपना, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, नहीं तो बेटा मैं ब्लॉक कर दूंगा तुझे। एक 10th ए के 58 रोल नंबर ने माइक ऑन कर रखा है, ये भी बंद करो माइक। सर जी अब नहीं आ रही है दीप की आवाज, बंद कर दिया शायद उसने माइक। ओके, तो बेटा टाइप नंबर 3 अच्छी तरह समझ में आ गया? नो सॉरी, अभी सॉल्व नहीं किया, अभी तो कंसेप्ट बताया मैंने। चलिए अब सॉल्व हो गया। नहीं बेटा हो गया, बहुत अच्छी बात है। बात ये कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज नए जुड़े हैं, इसलिए मैं सोच रहा था कि ऐसा ना हो कि इनका चैप्टर नंबर 1 छूट जाए, तो इसलिए मैं करा रहा हूं। कोई बात नहीं, एक क्लास खराब हो जाएगी मेरी, लेकिन इन बच्चों को समझ में आ जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें कराने दो मुझे, ठीक है? कोई बात नहीं, कल से हम चैप्टर नंबर 2 शुरू कर देंगे। और संडे को ध्यान रखना, इस बार टेस्ट नहीं होगा आपका, टेस्ट जो है मंडे के दिन होगा, ठीक है? और मंडे को भी वही रात में 7:30 बजे होगा टेस्ट। चलो बेटा देखो, क्वेश्चन दे रखा था हमें 6/100। फिर दोबारा से क्वेश्चन पे आता हूं मैं। मैंने कहा था सबसे पहला कंसेप्ट मेरा लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने का मतलब होता है बेटा, अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर, यदि किसी एक टेबल से कट रहे हैं तो उसे काट लेना है। तो जैसा मैंने यहां पे किया, इसे 2 से काटा 3 टाइम्स, इसे 2 से काटा 50, तो ये क्वेश्चन अब मेरा बन गया 3/50।
अब मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले के फैक्टर कर लिए। तो मैंने अपने 50 के फैक्टर किए, 2 से डिवाइड किया, ये कट गया 25 टाइम्स, 5 से डिवाइड किया 5 टाइम्स, अगेन 5 से डिवाइड किया 1 टाइम्स। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 2 आया मेरा एक बार, 5 आया 2 बार। अब देखो बेटा कंसेप्ट क्या था, अगर आंसर के अंदर, सॉरी गलत हो गया, यदि डिनोमिनेटर के अंदर नीचे वाली जो संख्या है उसमें 2 और 5 को छोड़कर यदि कोई अन्य प्राइम नंबर आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, और केवल 2 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग, केवल 5 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग, 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तब भी टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग होने के 3 केस बने, केवल 2 आएगा तो टर्मिनेटिंग, केवल 5 आएगा तो टर्मिनेटिंग, 2 और 5 दोनों आएंगे तब भी टर्मिनेटिंग। अब आपका 2 और 5 के साथ में या 2 और 5 के अलावा कोई अन्य प्राइम नंबर आ गया, प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, कोई अन्य जो है हमारा प्राइम नंबर आ गया तो हमेशा आंसर आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो इस केस में यहां पर 2 और 5 के अलावा कोई अन्य प्राइम नंबर नहीं आ रहा, यहां पर कोई भी अन्य प्राइम नंबर नहीं आ रहा, तो इसलिए हम कह देंगे कि ये कैसा आंसर होगा हमारा, टर्मिनेटिंग। इसमें अगर वो क्वेश्चन टर्मिनेटिंग है तो वो ये भी कह सकता है इसे दशमलव में लिखो, डेसिमल में लिखो। तो देखो डेसिमल में कैसे लिखते हैं वो भी देखो, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि डेसिमल में किस तरह से लिखना है इसको। तो ये नया है, अब ये वाला मैंने 15 जो टाइप कराए उसमें नहीं कराया था, तो इसलिए इसे टाइप नंबर 16 लिख लो बेटा। मैंने कहा था अभी बेटा कुछ टाइप्स ऐसे रह गए हैं जो कि हमारे चैप्टर नंबर 1 में बन सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे सारे टाइप करेंगे तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा और फिर हमें ये बोर लगने लगेगा चैप्टर नंबर 1। तो हम क्या है, पहले 15 टाइप सभी चैप्टरों के करेंगे, फिर उसके बाद जब से दोबारा चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन करेंगे तो और टाइप कर लेंगे इसमें। चलिए टाइप नंबर 15 क्या कहता है, यदि कोई संख्या, देखो फिर से माइक ऑन कर दिया किसी बच्चे ने, यदि कोई संख्या टर्मिनेटिंग आ रही है, तो हमें उसका डेसिमल एक्सप्रेशन लिखना है, एक्सपेंशन। देखो बेटा इसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव प्रसार। तो किस तरह से लिखेंगे वो देख लो, ये हमारा आ गया 3/2 की पावर 1 5 की पावर 2। अब इसमें क्या करना पड़ता है बेटा, हमें 2 और 5 की पावर को सेम करना है। पहले तो ये देखो दोनों में बड़ी पावर किसकी आ रही है, 2 की बड़ी पावर आ रही है या 5 की बड़ी आ रही है। अब यहां पे हमने नोट किया बड़ी पावर आ रही है 5 की, तो वो भी कितनी आ रही है, 2। तो और जबकि 1 की वो सॉरी 2 की पावर कितनी आ रही है मेरी, 1। तो इसको बराबर करने के लिए मैंने क्या किया, 2 की पावर 1 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये जो 2 की पावर 1 है
और ये 2 की पावर 1 है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये बन गई 2 की पावर 2। 5 की पावर 2 तो पहले से है ही है। अब देखो दोनों की पावर सेम हो गई हमारी, ऊपर बन गया 3 2 जा 6। अब हमने इसको क्या करना है, जो भी यहां पर नंबर आ रहा है उसके लास्ट में हमें डेसिमल लगा लेना है। तो इस 6 का मतलब है 6.0। हम कई बार पढ़ चुके हैं इस बारे में कि जैसे 1 लिखा है, 1.0 लिखा है, 1.00 लिखा है, 1.000 लिखा है, इन सब का मतलब सेम है, सबका मतलब केवल 1 है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये 6.0 होगा 6 की जगह। तो अब हमें जो पावर हमने सेम की है उतना डेसिमल को लेफ्ट में ले जाना है, लेफ्ट में ले जाना है। राइट में ले जाना है कि लेफ्ट में ले जाना है? लेफ्ट में। तो यहां पे पावर जो सेम की है वो कितनी है? 2। तो हमें 2 डिजिट लेफ्ट में ले जाना है। अगर इसे 2 डिजिट लेफ्ट में ले जाएंगे तो देखिए ये डेसिबल यहां से यहां जाएगा, यहां पे आ जाएगा। लेकिन अभी 1 डिजिट और ले जाना है तो 0 अपनी तरफ से लिख देंगे, क्योंकि आपको ये भी पता है 1 लिखे, 0 1 लिखे, 00 1 लिखे, 000 1 लिखे, 40 1 लिखे, इन सब का मतलब भी 1 ही है। ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो इस आधार पर हमने जो ये 6 दे रखा था इसको पहले तो मैं 6.0 लिखा, फिर हमें लेफ्ट में डेसिमल को शिफ्ट करने की जरूरत पड़ी, तो हमने क्या किया 0 0 0 0 कितने भी 0 लगाकर 6.0 लिख दिया। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद ट्रांसफर करते हैं। ऐसे करके मैंने 3 4 0 अपनी तरफ से लगा दिए और 6.0 ये डेसिमल अभी मैं शिफ्ट करके दिखा रहा हूं आपको। देखिए अब मैं डेसिमल को शिफ्ट कर रहा हूं 2 डिजिट तक। तो यहां से यहां आया 1 डिजिट, यहां से यहां आया 2 डिजिट। तो अब देखो 1 2 3 4 5 ये 0 तो चल ही रहे, 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5। अब यहां पे आ जाएगा मेरा डेसिमल, यहां पर आएगा 0 6। ये वाला डेसिमल यहां शिफ्ट हो चुका है, तो चाहें तो इस 0 को ऐसे लिख सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है, अगर जैसे मान लो 0.6 लिखा है, इसको मैं 006 लिख दूं, 000.6 लिख दूं, मतलब सेम होता है। तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया 0.06। अच्छा इसके बाद भी कितने 0 लगा दूं? 0.6 0.60 0.600। तो इस आधार पर ये देखने में अच्छा लगेगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये वाला नहीं आएगा टर्म, क्योंकि डेसिमल को हमने शिफ्ट कर दिया ऊपर, तो इस टर्म की जरूरत नहीं पड़ती, केवल यही हमारा टर्म आ जाएगा। इसके बाद ये वाला स्टेप डायरेक्ट आ जाएगा। तो ध्यान रखें इस बात का, डेसिमल किस तरह से लगाना है। दूसरा तरीका, अगर ये तरीका थोड़ा सा लंबा लग रहा है, ऐसे कितने बच्चे हैं जिसे ये तरीका समझ में नहीं आया, तो फिर मैं दूसरा बताऊं। सर दूसरा बता दीजिए। उसमें बेटा कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, बस इसमें कैलकुलेशन नहीं होती, उसमें कैलकुलेशन हो जाती है। तरीका आसान हो जाता है लेकिन कैलकुलेशन हो जाती है। देखते हैं फिर दोबारा से, ये वाला सही था। देखते हैं दोनों में से जो भी अच्छा लगे वो कर लेना। ठीक है, तरीके दोनों सही है, बस डिपेंड करता है। अगर आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट स्ट्रांग है तो आपको ये वाला तरीका अच्छा लगेगा।
देखिए बेटा, फिर दोबारा से बिल्कुल शुरू से कर रहा हूं, पूरे क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कर रहा हूं। सबसे पहला काम लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना, ये तो इसमें भी चलेगा। तो मैंने इसे 2 से काटा, 3 टाइम्स, दिस इज 50। अब क्वेश्चन मेरा 3/50 बन चुका है। फैक्टर कर लिए मैंने, 50 के फैक्टर करना मैंने पहले भी बताया था, फिर दोबारा से कर रहा हूं। 2 से गया ये 25 टाइम्स, 5 से गया 5 टाइम्स, अगेन 5 से गया 1 टाइम्स। तो हम लिख सकते हैं इसको 3, 2 की पावर 1, 5 की पावर 2। ऐसा ही मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। यहां से मेरा मेथड नंबर 2 चेंज हो जाता है। मैंने क्या किया, सबसे पहले इसकी पावर सेम की। ऐसा काम मैंने उसमें भी किया था। अभी एक काम और रह गया अभी, तो ये काम हमें, यहां पर पावर बड़ी वाली देखी हमने, ये 2 आ रही है बड़ी वाली। तो मैंने क्या किया, इस पावर को सेम बनाने के लिए 2 से नीचे और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैथमेटिकली कहूं मैं, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बन गया मेरा अगेन 6, ये बन गया 2 की पावर 2, ये बन गया 5 की पावर 2। यहां तक मेरा मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 दोनों सेम है। यहां तक किसी बच्चे को परेशानी तो नहीं है? नहीं तो इसी तरीके को फिर दोबारा एक्सप्लेन करूं। बोलो बेटा, अगर किसी बच्चे को परेशानी है तो माइक ऑन करके पूछ लो। यदि नो किसी सर। बच्चे को परेशानी है तो अपना माइक ऑन करे। नो सर। नो नहीं सर, बेटा, नो सर। जिसको समझ में आ गया वो मत करो, इससे फिर कंफ्यूजन हो जाता है। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया वो बच्चा अपना माइक ऑन करके पूछ सकता है। ठीक है, चलिए। अब देखा हमने, ये 6 लिखा है, ये लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। मतलब क्या हुआ, 2 बार 2 और 2 बार 5। अब तुम्हें पता है फर्स्ट वाले 2 का अगर फर्स्ट वाले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10। इसी तरह से सेकंड वाले 2 का सेकंड वाले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 10 आएगा। तो ये बन गया मेरा क्वेश्चन 6/100। अब आपको ये पता होना चाहिए, जब कभी भी 1 लगाए और उसके बाद 0 वाला नंबर लिखा है और डिवाइड हो रहा है तो डेसिमल लेफ्ट में जाता है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेसिमल राइट में जाता है। तो क्योंकि ये डिवाइड ही आएगा हमेशा, इसलिए आप याद रखो कि इस तरह के क्वेश्चन में लेफ्ट में जाना है। तो इसमें कितने जीरो हैं, कितने जीरो है? तो हमने बताया कि भाई 2 जीरो है। अगर इसके 2 जीरो हैं तो हमें डेसिमल को 2 डिजिट आगे ले जाना है। अब ये चीज हमें पता होनी चाहिए, 6, 6.0, 6.00 मतलब सेम। अगर मैं इससे पहले भी 0 लगा दूं, 06, 00006, 06 डेसिमल 0, 006 डेसिमल 00, 006 सिंगल 0, इन सब का मतलब 6 है। तो इस आधार पर जब डेसिमल यहां पर है हमारा, अब हम इस डेसिमल को लेफ्ट साइड में, तो डिवाइड में लेफ्ट साइड में डेसिमल जाता है। डेसिमल का मतलब दशमलव। जब राइट में मल्टीप्लाई होगा
तब जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइड है इसलिए लेफ्ट में जाएगा। तो यहां पर हम इसको ले गए, इस डेसिमल को पहले यहां ले गए होंगे। अब यहां पे 0 है नहीं, तो इसलिए हमने मन में सोचा ये जो 6.01 लिखा है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब इसको मुझे 2 डिजिट ट्रांसफर करना है, तो 1 डिजिट किया तो यहां पे गया, 1 डिजिट और किया तो यहां गया। इसको थोड़ा और बड़ा करके लिख देता हूं मैं। अगर मैं इस 006 ऐसे लिख दूं, अब इसको डेसिमल को मैं ट्रांसफर मारूं तो 1 डिजिट डेसिमल जाएगा तो ये, और दूसरा डिजिट जाएगा तो यहां। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.06, और ये डेसिमल तो इधर चला ही गया होगा, ये 0 बचा। और इसे अच्छी तरह लिखें तो 0.06, क्योंकि डेसिमल के बाद यदि कितने भी 0 लगातार आ रहे हैं वो सारे के सारे 0 हट जाते हैं, उनका कोई भार नहीं है। और डेसिमल से पहले जितने भी 0 आ रहे हैं उनका भी कोई भार नहीं है, कोई वजन नहीं है, इसलिए उन्हें कोई कंसीडर नहीं करता। नोट करो बेटा। अब ये आपकी मर्जी है, आप सेकंड तरीका यूज करते हैं या आप फर्स्ट तरीका यूज करते हैं। हमारा ये टाइप नंबर 16 कंप्लीट हो गया। नोट कर लो जल्दी से। हो गया सर। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट देखते हैं। हो गया सर। हो गया सर। ओके बेटा, ओके बेटा, ओके। रिलेटिव क्वेश्चन करा दीजिए। टाइप नंबर 4। जैसे कोई नंबर दे दिया, ऐसे करके। अब वो पूछ रहा है कि ये रेशनल नंबर है या ये इरेशनल नंबर है या ये इंटीजर है या नन ऑफ एवर। तो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बात की हमने, अगर कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कोई नंबर आता है तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर हमेशा इरेशनल नंबर होता है। हिंदी में इरेशनल नंबर को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। सर हेलो। जबकि रेशनल नंबर को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। ये नाम है इनके। इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक। तो उसके आधार पर अब हमने इसको देखा, यहां डेसिमल आ रहा है, लेकिन डेसिमल के बाद ये 01 आया, ये 001 आया, ये 000 आया। तो क्या इसको रिपीट मान सकते हैं? क्या मैं इसको रिपीट मान सकता हूं या नहीं मान सकता? नो सर। यस सर। क्या 01 इसलिए यस सर। ये हो गया हमारा नॉन रिपीटिंग। जब ये नॉन रिपीटिंग हो गया, अब क्या इसका एंड पॉइंट आ रहा है? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है हिंदी में
समाप्त होना। क्या ये संख्या समाप्त हो रही है? डेड 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 डैश लगा के छोड़ दिया उसने, नो सर, समाप्त नहीं हो तो रही इसका मतलब संख्या। समाप्त नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या यस निकला? सर। ये जो संख्या है हमारी, ये समाप्त भी नहीं हो रही और ये रिपीट भी नहीं हो रही। तो ये आंसर चला जाएगा हमारा किसके साथ? इरेशनल नंबर। इरेशनल के साथ इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में कोई भी आ सकता है। टाइप नंबर 4 में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। बी देखो, उसने कहा द नंबर अब इस नंबर को उसने कहा बताओ ये टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कैसी संख्या होगी? अभी मैं इसका कॉपी कर लेता हूं बेटा, फिर मुझे लिखना नहीं पड़ेगा दोबारा। ये बेटा किसी बच्चे का माइक अभी तक ऑन है, ये ऑफ नहीं कर रहा। दीप का ऑन है सर, दीप का। सर जी दीप का है, दीप का। मुझे लग रहा है उसने पता है चला के और छोड़ दिया है, सुन ही नहीं रहा वो। अब इसे कल स्कूल में देखेंगे। यस सर। चलिए देखिए, ओ बाप रे कितना बड़ा हो गया। ये क्या हुआ? सर आज मैं 5-10 मिनट पहले चला जाऊंगा। ओके सर जी। ओके बेटा। देखिए बेटा, नंबर कहां गया? जरा बोलना, नंबर बोल दो। कोई एक बच्चा माइक ऑन करके नंबर बोलो। मिल नहीं रहा। सर 333.66 333 डॉट 6666 एक मिनट। ये नंबर था हमारा। ये नंबर बेटा स्क्रीन पे दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा? ये सर दिख रहा है। दिख रहा है सर। हल्का लग रहा है ये? दिख रहा है। सर सही दिख रहा है बिल्कुल। दिख रहा है। चलो अब देखो बेटा, सबसे पहले इस नंबर में ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब ये पता पड़ गया हमें रिपीटिंग नंबर है। अगर ये नंबर हमारा रिपीटिंग है, अब हमने इसमें चेक किया क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब नॉट टर्मिनेटिंग सर। अब ये डेड 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 डैश लग रखा है, वो जिस नंबर में भी डेड 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 डैश लगा दिया वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होता है नंबर। ये ध्यान रख लेना। अगर किसी भी नंबर में डेड 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 डैश लगा के छोड़ दिया है तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो अब ये बताओ मुझे, यदि कोई संख्या रिपीटिंग आ रही है और नॉन टर्मिनेटिंग आ रही है, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये संख्या रेशनल नंबर को बिलोंग करेगी या इरेशनल नंबर को बिलोंग करेगी? सर दोनों अभी को। थोड़ी देर पहले मैंने रेशनल नंबर की दोनों डेफिनेशन बता दी, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन बता दी। इरेशनल में दोनों में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दोनों में नॉन आएगा। ये जो नॉन है ये दोनों में आएगा, और जबकि रेशनल में किसी एक में आएगा। दो चीजें तो दोनों में से किसी एक चीज में आएगा।
तो ध्यान रखें, क्योंकि यहां पे नॉन हमारा एक में आ रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या हमारी रेशनल नंबर होगी। मतलब हिंदी में बात करें, ये परिमेय संख्या होगी। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, कल और बेटा थोड़ा रिवीजन करवा देंगे इसका। अभी हमारे पास टाइम, चलो 10 मिनट कर लेते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है? तो इससे क्या होगा, हमारा एक टाइप और कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये सॉफ्टवेयर दिक्कत कर रहा है, एक बार बेटा मैं इसे हटाता हूं, फिर जो कोई कमांड गलत हो गई इसमें, इसे बंद करके दोबारा चलाओ। सर आप जा रहे हैं क्या? नहीं अभी नहीं जा रहा बेटा, अभी एक टाइप और बता रहा हूं। ओके सर, ओके। ये बेटा सही नहीं हुआ, लिखने में परेशानी आ रही है। एक इसमें क्या किया जा सकता है? हाँ अब सही है, इसको चेंज कर दो। देखिए बेटा, टाइप नंबर 5, देखना जरा, 4 टाइप हो गए ना हमारे। यस सर। यस सर। हाँ, लेकिन बेटा टाइप नंबर 4 में तो अभी बहुत सारे टाइप और कराने हैं। रुको, टाइप नंबर 4 में अभी कुछ क्वेश्चंस और कराएंगे। सी वाला देखो, द नंबर पाई इज, ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में कराया था, फिर दोबारा करा रहा हूं, इसलिए कोई भी बच्चा आंसर मत बताना। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, और चौथा नन ऑफ एवर। अब बेटा उसने पाई पूछा है कि पाई कैसा होता है। पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो होती है 3.142857, और फिर चलती जाती चलती है, रिपीट नहीं होती इसमें। तो देखो, एक तो रिपीट नहीं हुई तो नॉन रिपीटिंग हो गया, एक ये समाप्त नहीं हो रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो जो चीजें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आ रही है, तो उस चीज को हम कह सकते हैं वो संख्या हमारी कैसी होगी, इरेशनल नंबर। तो ध्यान रखें, पाई की जो वैल्यू है 22/7, ये हम लगभग लेके चलते हैं, एकदम एक्यूरेट 22/7 वैल्यू नहीं होती। एकदम एक्यूरेट तो पाई की वैल्यू अगर मैं 1000 डिजिट तक निकालूं तब भी नहीं निकलेगी, और रिपीट भी नहीं होती। तो ये आपको याद करना है। अगर क्वेश्चन में उसने कहा है कि पाई रेशनल है, इरेशनल है, तो इसलिए इसको याद कर लो जिससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इसी क्वेश्चन को वो ऐसे पूछ लेता, द नंबर 22/7 इज
अब यहां पर 22/7 का मतलब पाई नहीं है, क्योंकि वो तो लगभग वैल्यू है, एकदम एक्यूरेट तो नहीं है। अब उसने कहा बताओ ये कैसी संख्या होगी, रेशनल नंबर होगी, इरेशनल नंबर होगी, या इंटीजर होगी, या नन ऑफ एबव। तो क्योंकि ये संख्या हमारी P/Q के फॉर्म में लिखी जा रही है, जब ये संख्या मेरी P/Q के फॉर्म में लिखी जा रही है, Q यहां पर 0 के बराबर नहीं है। Q का मतलब यहां पर नीचे वाला डिनोमिनेटर हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं, और P और Q आपस में को प्राइम भी है। 22 और 7 का अगर SCF निकालें तो 1, को प्राइम होने का मतलब ऐसी दो संख्या, ऐसे दो जोड़े जिनका SCF यदि निकाला जाए तो वो 1 आई। तो हम कह सकते हैं कि 22/7 हमारा रेशनल नंबर होगा। देख लो बेटा, पाई को मैं बोल रहा हूं इरेशनल नंबर, और जबकि मैं 22/7 को बोल रहा हूं रेशनल नंबर। तो इस बात को अच्छी तरह आपको याद रखना है। जो क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट करता है एग्जाम में, उसी को पूछा जाता है। अब लिखिए टाइप नंबर 5। अगर हम रेशनल नंबर में प्लस कर दें रेशनल नंबर, और ध्यान रखना प्लस कर दें या माइनस कर दें, प्लस और माइनस का एक तरह से फॉर्मूला चलता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड का एक तरह से चलता है। तो ध्यान रखें, जब भी कभी किसी रेशनल नंबर में रेशनल नंबर ऐड किया जाता है तो हमेशा रेशनल नंबर आता है। दूसरा कंसेप्ट इसमें, यदि किसी रेशनल नंबर में हम ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें इरेशनल नंबर, मतलब एक रेशनल है एक इरेशनल है, तो हमेशा इरेशनल नंबर आता है। ये टाइप नंबर 5B बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह यदि हम इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर प्लस कर दें या माइनस कर दें, तब भी आंसर हमेशा ऑलवेज इरेशनल। डी, यदि एक इरेशनल नंबर में जोड़ दें या घटा दें एक इरेशनल नंबर, तो हमेशा कह नहीं सकते कि रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा। तो क्योंकि हमेशा नहीं कह सकते, इसलिए इसको लिखते हैं मे रेशनल और इरेशनल। तो ध्यान रखें, सबसे खतरनाक केस ये वाला है, और जो खतरनाक होता है टीचर उसी में से क्वेश्चन बनाता है। तो 99% चांस है क्वेश्चन आपका फोर्थ वाले स्टेप से बने। फिर भी टीचर के पास फुल आजादी है, वो क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से बना सकता है, किसी भी फॉर्मूले से बना सकता है। अब जरा कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम, जिनसे इन कंसेप्ट को समझते हैं। खत्म हो गया। देखिए बेटा, अगर हमने 2 में 5 ऐड किया, क्योंकि हमें पता है 2 भी रेशनल नंबर है और 5 भी रेशनल नंबर है, तो
आंसर ऑलवेज रेशनल आएगा। सर जी मेरा नेट हो गया। यदि एक रेशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर जोड़ दिया जाए, ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, तो ऑलवेज इरेशनल नंबर आएगा। तीसरा, यदि √3 में 5 ऐड कर दिया जाए, मतलब पहले इरेशनल आ गया और फिर रेशनल आ गया, तब भी हमारा आंसर इरेशनल आएगा। लेकिन यदि एक इरेशनल में टू प्लस √3 माइनस 5 माइनस √3, देखो बेटा, अगर हम ध्यान से देखें, ये पूरा नंबर इरेशनल है, क्योंकि एक रेशनल में से इरेशनल माइनस करेंगे तो इरेशनल आएगा, एक रेशनल में इरेशनल प्लस करेंगे तब भी इरेशनल आएगा। ये पूरा का पूरा नंबर इरेशनल है। तो अब यहां पर ये बन रहा है कंसेप्ट, इस इरेशनल नंबर को इस इरेशनल नंबर के साथ माइनस कर रहे हैं, तो चेक करना पड़ेगा हमें कि ये रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा, क्योंकि उसमें लिखा था मे। जहां भी मे आ जाएगा इसका मतलब शक के दायरे में आ गया, या तो ये वाला या ये वाला। तो अब देखा हमने, इसको सिंप्लीफाई किया, 2 प्लस √3, इसका ब्रैकेट हटाया तो 5 तो माइनस का आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 3। √3 में √3 को जोड़ेंगे तो 2√3 आ जाएगा, 2 में से 5 को माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब ये जो संख्या है ये कैसी आ रही है हमारी, इरेशनल। अब यदि इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अंतर कर देता, मैं क्वेश्चन को इस तरह लिख देता, 2 प्लस √3 माइनस करना है 5 प्लस √3। क्वेश्चन सेम है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, दोनों इरेशनल नंबर को माइनस ही कर रहे हैं। ऊपर भी हमने 2 इरेशनल नंबर को माइनस किया है, जबकि यहां पर रिजल्ट आया है मेरा इरेशनल नंबर। यहां पर रिजल्ट क्या आया मेरा, इरेशनल नंबर। अब जरा इसको रिजल्ट को देखते हैं कि सेकंड केस में मेरा रिजल्ट क्या आता है। ये देखा मैंने, 2 प्लस √3 माइनस साइन, ये -5 हो जाएगा, ये माइनस का √3 हो जाएगा। अब नंबर को एक साइड में कर लिया, रेशनल वाले को, इरेशनल को एक साइड में कर लिया। अब हमने प्राप्त किया कि ये प्लस का √3 और ये माइनस का √3 कैंसिल आउट हो सकते हैं। अरे बीपो का तो फोन ये किसका आंसर आ गया क्लास चल रही है। माइनस का 3। तो ये देखिए माइनस का 3 हमारा रेशनल नंबर है। बाकी के सारे टाइप मैं कल कराऊंगा बेटा, कुछ बच्चे ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं इसलिए। ये किसका चलिए फोन बेटा, है? गुड नाइट। क्लास चल रही है, क्लास चल रही है। कल कराऊंगा बाकी के टाइप। मैं तो सोच रहा था आज ही हो जाएंगे सारे, लेकिन इसमें टाइप नंबर 16 कराना पड़ा मुझे, एक नया टाइप मिल गया और वो भी इम्पोर्टेंट मिला, इसलिए टाइम ज्यादा लग गया। चलिए चलो बेटा, मैं क्लास को एडजस्ट करता हूँ। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।